नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। बिहार के भागलपुर में होली के दिन मारपीट की घटना में गिरफ्तार सिंचाई कर्मी की पुलिस हिरासत में पिटाई से मौत का बवाल मचा हुआ है। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने राजसही थाने का घेराव करके पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घटना से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और घटना के बाद सही थाने के पूरे पुलिस कर्मचारी थाने को छोड़कर अंडरग्राउंड हो गए। हालांकि मामले में कार्रवाई करते हुए बरारी थाना अध्यक्ष प्रमोद शाह और पूरे लोगों को वहां से बर्खास्त किया गया, जो लोग वहां पर थे। और आज के दिन क्या कुछ हुआ, देखिए आप। बिहार पुलिस की दबंगई ने ले ली जान। भाई को गमछा लगा के मारा, तीनों बच्चा को मारा, बहू बेटे को मारा है सर। बहू बेटे देखिए इसको। पुलिस कस्टडी में सरकारी कर्मचारी की मौत। परिजनों ने पुलिस पर लगाया हत्या का आरोप। मेरे बाजी हाँ, पहली बात तो ये बोलेंगे, फर्स्ट लाइन ये बोलेंगे कि मेरे पापा का मर्डर हुआ पुलिस के द्वारा। छावनी में तब्दील हुआ भागलपुर। हक दिया है कि किसी भी लेडीज को गाली गलौज आरजेडी ने किया राज्य सरकार का पुतला दहन। तो आज के दिन वीआईपी न्यूज आपको खाकी का खौफनाक चेहरा दिखाएगा कि जो कि पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। सीनियर रिपोर्टर शशांक दुबे आज के दिन लाइव जुड़े हैं। शशांक, जिस तरह से भागलपुर की ये तस्वीर पहली बार नहीं है, चुनाव के भी दौरान हमने देखा था एक सीए था जो कि नौकरी करके आ रहा था, गाड़ी की तलाशी ली जा रही थी, पूछताछ के दौरान उसे भी पुलिस की कस्टडी में लिया गया। नौगछिया की वो खबर थी जब उसकी हत्या कर दी गई थी। और फिर से एक बार होली के दौरान ये ऐसी खबर जिसने झकझोर कर रखा और सवालिया निशान खड़ी किया पुलिस की कार्यशैली पर। शशांक, देखिए सागर, जो भागलपुर की घटना हुई है, ये घटना एक तरह से कहा जाए कि एक अपराध है, क्राइम है। और वो क्राइम किसके द्वारा किया गया? पुलिस के द्वारा। देखिए, आमतौर पे पुलिस का जो काम है, जो उनका प्रोफेशन है या उनका जो प्रोफेशनलिज्म है, ये कहीं भी इस एक्ट में नहीं दरसता है। और कहीं ना कहीं जो पुराने तरह से पुलिसिंग करते थे लोग, उसी पर आप भी कायम है। और यही कारण है कि जो बिहार में कानून व्यवस्था है आज के दौर में पूरी तरह से कोलैप्स कर गई है, चरमरा गई है। और पुलिस को जहां हाथ दिखाने चाहिए, जहां ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, जहां अपनी इंटेलिजेंस दिखानी चाहिए, वहां पर वो फेल्योर रहते हैं। और जहां पर एक सामान्य घरेलू मारपीट या लॉ एंड ऑर्डर का छोटा मसला है, वहां पर आप जाके इस तरह से अमानवीय और क्रूर एक्ट करते हैं। और कहीं भी एक व्यक्ति को आप गले में गमछा लगाकर घसीटते हुए ले जाते हैं और उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि वो सरकारी कर्मचारी था या एक आम आदमी था। सवाल यह है कि पुलिस का किस तरह से बिहेवियर है, एक्ट करने का तरीका है। और इस घटना से तो बिहार पुलिस की दबंगई ने जिस तरह से जान ले ली एक सिंचाई कर्मी की, सरकारी कर्मचारी, होली के दिन मारपीट, उसके बाद उन्हें कस्टडी में लिया गया पुलिस की तरफ से। लेकिन फिर जिस तरह से ये घटना हुई और पूरे पुलिस कर्मचारी लेकिन थाना छोड़कर भाग गए। जब वहां पर पहुंचे गांव के लोग, तो मामले में कार्रवाई करते हुए बरारी थाना अध्यक्ष प्रमोद शाह को एसपी निताशा गोड़िया ने फिलहाल बर्खास्त कर दिया। वहीं आज भागलपुर के घंटाघर चौक पर भाकपा माले और आरजेडी के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार का पुतला भी दहन किया गया।
मारपीट, दबंगई, बिहार पुलिस की दबंगई ने जान ले ली एक सरकारी कर्मचारी की। उन्होंने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया क्योंकि जब ग्रामीणों ने हल्ला बोला थाने पर तो वहां से जो सारे जो पुलिसकर्मी थे वहां से वो फरार दिखाई दिए और सिंचाई कर्मी जो थे जो पुलिस की कस्टडी में थे, जहां पर यह मानवीय चेहरा पुलिस का देखा गया, उनकी फिलहाल बेटी है फोन लाइन पर। एक दुखद घड़ी आप सभी के सामने, वीआईपी न्यूज आप सभी के साथ खड़ा है, आपके परिवार के साथ खड़ा है। लेकिन क्या हुआ था पूरी घटना एक बार बताइए आप दर्शकों को टीवी चैनल के माध्यम से, ताकि हम आपकी आवाज पहुंचा सकें उन नेताओं तक और उन प्रशासन के रवैये पर हम सवाल हम खड़े करें। बताइए मैम। यहाँ पे मतलब यहाँ लोकल थाना जो है मायागंज बराड़ी थाना जो है, वहाँ के एसएचओ और सिटी एएसपी पूरन झा, ये दोनों यहाँ का माहौल बहुत ही खौफनाक बना दिए थे। आते जाते रोड पे सबको पिटाई कर रहे थे, सबका गेट में डंडा मार मार के सबको अंदर कर रहे थे। इवन भद्दा लैंग्वेज यानी कह सकते हैं कि गाली गलौज भी हो रहा था। और लेडी सबको भी पीटा, बिना लेडी कांस्टेबल के लेडी को पीटा है डंडे से, और फिर गाली गलौज किया। और गाली गलौज करने का कोई लिमिट ही नहीं था। मतलब कि गाली जो दिए हैं वो हम बोल भी नहीं सकते हैं। इतना घटिया गाली वो लोग दिए हैं, अब सब यूज किए हैं वो। और इसी दौरान क्या हो, मेरे पापा गेट के पास से मेरे पापा को लेके गले में गमछी बांध के घसीटते हुए कुछ दूर तक ले गए और फिर मारते पीटते फिर जिप्सी में बैठा के वो थाना लेके चले गए। लेकिन मोनिका, जब सभी लोग जब पहुंचे थे थाने की तरफ घेराव करने के लिए, तो वहां से सारे पुलिसकर्मी क्या फरार दिखाई दिए? हाँ, सारे पुलिसकर्मी फरार दिखे। वहाँ हम लोग ग्रामवासी के अलावा कोई भी पुलिसकर्मी नहीं थे। जो थे वो लोग शायद बाहर ही नहीं थे, क्योंकि वहाँ के कोई भी नहीं थे। जो उन्होंने ये सब कांड किया वो लोग पूरा दल बल के साथ फरार थे। कहाँ फरार थे नहीं पता। लेकिन मोनिका, मैं ये जानना चाहूंगा शुरुआत कहाँ से हुई? क्या कोई पुरानी दुश्मनी भी यहाँ पर रही थी उनकी? पुलिस ने आखिर इस तरह का बर्ताव क्यों किया? और ये भी मैं आपसे पूछूंगा कि क्या कोई नेता या जनप्रतिनिधि आपके दरवाजे तक अभी तक पहुंचा हालचाल जानने के लिए? हाँ, नेता तो आए हैं हाल चाल जानने के लिए। हाँ, और आप जो पूछे ना कि मेरे पापा का कोई पुरानी दुश्मनी या कुछ भी, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पापा का यहाँ तो न किसी से मनमुटाव है, ना ही झगड़ा, ना ही कोई FIR कंप्लेंट है। वैसे ये काम तो मतलब पता कर सकते हैं आप लोग, मेरे बोलने से क्या होगा, आप लोग भी पता कर सकते हैं कि मतलब कोई भी FIR या फिर कोई भी केस हो पुराना, मतलब 10 साल 20 साल या पापा का जितना एज हो, उस एज के अंदर में कोई भी पापा के अगेंस्ट केस हो, कोई भी केस नहीं था। मेरे पापा बहुत ही सज्जन आदमी थे, सरकारी कर्मचारी थे, बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान थे। हमेशा सबसे अच्छे से बात करते थे, हमेशा सबको छोटा हो बड़ा हो प्रणाम करके ही बात करते थे। ठीक। मोनिका, क्या कोई आश्वासन मिला आप सभी को, कुछ मुआवजा? क्योंकि आपने अभी जिक्र किया कि नेता लोग पहुंचे थे आपके दरवाजे पर। मोनिका, आश्वासन तो दिया गया, बट अभी कुछ भी हुआ नहीं है। बोले हैं कि मतलब हम लोग को मुआवजा मिलेगा, नौकरी भी मिलेगा। चलिए ठीक है, शुक्रिया मोनिका बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। तो मोनिका, जो कि उन्हीं सिंचाई कर्मी की बेटी हैं, इनका गला भराया अपनी बातों को कहते कहते कि वहां पर जब पुलिसकर्मी पहुंचे तो उनको थाने लेकर गए, उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें मारा गया, फिर उसके बाद उनकी मौत हुई। राजीव पांडे भागलपुर से ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर। राजीव, फिलहाल ताजा अपडेट क्या कुछ है? क्या उन पुलिसकर्मियों पर कुछ कार्रवाई की गई है जो पुलिसकर्मी थाने से फरार हैं अभी? एक्चुअली उन्हें तो निष्कासित कर दिया गया है और निष्कासन के बाद जो है वो वहां से फरार चल रहे हैं अभी तक। और SSP का कहना है कि जो विधि संगत होता है उपाय, कानूनी कार्रवाई, उसके लिए कागज को उन्होंने अग्रसारित कर दिया है। उस पर जो भी थानेदार पर, प्रमोद शाह पर जो भी कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन अभी हमारी बात हो रही थी राजीव मोनिका से, जो सिंचाई कर्मी की बेटी हैं, उनका ये कहना कि जनप्रतिनिधि भी उनके दरवाजे पर पहुंचे थे, उन्होंने अपनी बातें भी रखी हैं, कुछ मदद का भरोसा दिलाया है। क्या मदद अभी उन्हें मिल पाएगी, ऐसा कुछ कहा गया है? भागलपुर के नगर विधायक अजीत शर्मा जी वहां पर दलबल साथ गए थे और उनके बाद ही जो है एसएसपी भी उनके घर पर पहुंची थी। उन लोगों ने दोनों मिलकर वहां पर ये आश्वासन उन लोगों के द्वारा दी गई थी कि उनके जो परिजन हैं उनको एक को सरकारी नौकरी दी जाएगी और शेष बचे हुए लोगों को जो भी सरकार के द्वारा यथोचित होता है वो उन लोगों को मुआवजा के रूप में दी जा सकती है। लेकिन राजीव, ये सियासतदान वाकई में खड़े हैं मोनिका के परिवार के साथ, उन लोगों के साथ, या फिर केवल ये सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? नहीं, ऐसा है, तत्काल जो है वो तो सही मायने में परिजन के साथ हैं वो लोग, लेकिन आने वाले समय में ये कहा नहीं जा सकता है कि क्या हो सकता है। लेकिन वर्तमान समय में जो है वो अजीत शर्मा सहित विरोधी पार्टी उनके साथ खड़े हैं और प्रयास में लगे हुए हैं कि जो भी उनको सहायता मिलनी चाहिए और सरकार के द्वारा वो अविलंब मिले। अगर नहीं मिलता है तो फिर संसद में ये लोग हंगामा करने की तैयारी में लगे हुए हैं। चलिए ठीक है, शुक्रिया राजीव पूरी जानकारी के लिए। तो परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया, वो तमाम पुलिसकर्मी निलंबित भी कर दिया गया, बर्खास्त किया गया उन्हें, जो वहां से फरार थे जब पहुंची वहां पर टीम। तो और अब आप देखेंगे सियासी संग्राम की वो तस्वीर जो पिछले कई दिनों से झारखंड के खेमे में जारी है। झारखंड में एक बार फिर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बीच छिड़ी जंग ने एक अलग मोड़ अब ले लिया। दरअसल कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने ट्वीट करके मधुपुर जाने पर सांसद निशिकांत दुबे की गिरफ्तारी की मांग की थी। वहीं सांसद निशिकांत दुबे ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर खुद को गिरफ्तार करने की चुनौती तक दे दी। इन सबके बीच फर्जी एमबीए डिग्री के मामले में आरोपी गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे मंगलवार को देवघर के नगर थाने में पेश हुए और नगर थाना प्रभारी के सामने अपना पक्ष रखा और लिखित बयान भी दर्ज कराया। देखिए, निशिकांत दुबे जो है वो भगोड़ा है और वो अचानक आ गए। आज नॉमिनेशन में वो अचानक आ गए और भीड़ में शामिल हो गए और सरकार को उन्होंने जो चुनौती दिया है, मैं कहना चाहता हूँ इस पर कई गंभीर आरोप हैं, 16 केसेस हैं। अगर वो बेल लिए हैं तो पेपर दिखाइए हम लोग। बेल नहीं लिए उसके बाद आकर अगर वो पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं, सरकार को वो चैलेंज कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। और जहाँ तक मेरी जानकारी है वो मधुपुर छोड़ के भाग चुका है। ये भगोड़ा है, ये बाहरी आदमी है, किसी कीमत पर इसको आप देखिए, एक साल से गायब था, अचानक कैसे आ गया, प्रकट कैसे हो गया। ये जो पुलिस ऑफिसर क्या कर रहा था हमारा पुलिस, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि अविलंब इस पर कार्रवाई हो और इसको सलाखों के पीछे भेजने का काम। तो सांसद ने दर्ज कराया लिखित बयान। राशि की तस्वीर आप देखिए, इरफान अंसारी का ट्वीट आप देखिए, निशिकांत दुबे का ट्वीट आप देखिए। अभिनव कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अभिनव, जिस तरह से ट्वीट के वॉर लगातार जारी है, कभी निशिकांत दुबे तो कभी इरफान अंसारी, ये मामला अभी तक कहां तक पहुंचा और कितनी खलबली मची है इस पूरे मामले को लेकर? जाहिर सी बात है, अब जिस तरीके से बातें सामने आ रही है तो खलबली तो मचना ही है। अब ट्विटर वार भी झारखंड में शुरू हो गया है। बिहार में तो आप देखेंगे कि ट्विटर वार वहाँ पे भी चलते रहता है पक्ष और विपक्ष में। अब झारखंड में भी इसकी जो है कह सकते हैं कि शुरुआत अब बेहतर तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रही है और ट्विटर वार भी चल रहा है। इरफान अंसारी हैं, विधायक हैं कांग्रेस के जामताड़ा से। अब आपको ये पता होगा सागर की हमेशा वो सुर्खियों में बने रहते हैं। कुछ न कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जहाँ पर वो मीडिया की सुर्खियां बटोरते हैं। और अब निशिकांत दुबे को लेकर उन्होंने कहा कि वो भगोड़ा हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल नामांकन का दौर था, जो गंगा नारायण सिंह है बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने नामांकन वहां पर भरा था। तो इरफान अंसारी ने कहा था कि अचानक से जो है निशिकांत दुबे गायब थे, अचानक से वहां पर कैसे पहुंच गए। कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसकी धज्जियां उड़ा रहे थे और शायद यही वजह है कि अब उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। निशिकांत दुबे की बात करें तो बीजेपी के गोड्डा से सांसद है, वो भी कुछ न कुछ अपनी बातों को लेकर बयान में रहते हैं और शायद उनके ऊपर कई केसेस है, ऐसा इरफान अंसारी का कहना है, और उनकी गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं इरफान अंसारी। तो ये सब बातें सामने देखने को मिल रही है। और चूंकि अब मधुपुर उपचुनाव है तो सियासी गर्मी है वो झारखंड में बढ़ी हुई है, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है और शायद इरफान अंसारी फिर से एक बयान दिया है। और आप देखेंगे कई बार ऐसे बयान देते रहते हैं,
मुझे लगता है कि वो शायद सुर्खिया में बने रहने के लिए ऐसा करते हैं, हाईलाइटेड होने के लिए ऐसा करते रहते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जहां पर वो पॉजिटिव भी दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि विवादित हो जाता है। और अब निशिकांत दुबे को लेकर कहा कि वो भगौड़ा है, उनकी गिरफ्तारी जो आपने होनी चाहिए, जिक्र ये सब किया बातें अभिनव कि सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसा करते हैं, अगर इनको सुर्खियों में बने नहीं रहता और अगर ये जनता के बारे में सोचते तो शायद ये सुप्रीम कोर्ट जाने की बात ही ना करते हैं, क्योंकि केंद्र भी इसी कोशिश में है कि कैसे कोरोना पर रोक लगाई जाए। रामनवमी के जुलूस को देखते हुए जो सरकार ने रोक लगाई है वो सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने जाने की बात कह दी। बिल्कुल बिल्कुल, निशिकांत दुबे ने ये बातें कही है। और आप देखेंगे कि रामनवमी या अन्य जो पर्व सरहुल है, कई ऐसे पर्व हैं जिसको लेकर अब गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दिया है कि जुलूस वुलूस नहीं निकलेगा। उसके ऊपर अब भी कह सकते हैं कि राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट जाते रहे, उनकी जीत हुई है, ऐसा उनका निशिकांत दुबे का कहना है। अब जो जुलूस पर रोक लगाई गई है उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बातें कर रहे हैं। ये बातें सामने आ रही है, सब अपने अपने तरीके से इसको देख रहे हैं। और बीजेपी के जो कई नेता है, चाहे हम दीपक प्रकाश की बात कर ले, कई और नेताओं की बात कर ले, उनका भी बयान सामने आया है। रामनवमी जो जुलूस निकलता है उस पर रोक लगाई है, उस पर जो है बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। अब निशिकांत दुबे ने भी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। अब इसमें थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि रामेश्वर उरांव है वित्त मंत्री झारखंड सरकार के, उनका भी बयान इस मुद्दे को लेकर आया था। उन्होंने कहा था कि निशिकांत दुबे पैसे वाले हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो कोर्ट जा सकते हैं, हम तो सरकार चला रहे हैं, हमें कई चीजों को देखना होता है। तो पक्ष और विपक्ष में अपने अपने तरीके से वार और पलटवार होते रहते हैं। ठीक है अभिनव, रोक रहा हूं आपको। राजेश गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस के फोन लाइन पर। राजेश जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। थैंक यू। राजेश जी, ट्विटर वाली जंग अभी कहां तक चलेगी, जो निशिकांत दुबे इरफान अंसारी के बीच लगातार ये देखी जा रही है? कभी डिग्री को लेकर सवाल खड़े करना, कभी मधुपुर उपचुनाव को लेकर, कभी रामनवमी के जुलूस को लेकर। राजेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मानवता से कोई मतलब नहीं। और जब जब देश और राज्य की जनता मुसीबत में रहती है, तब तब ये धार्मिक उद्भाव को फैला करके राजनीति से रोटी सेकना चाहते हैं। पूरे देश में फिर कोरोना का प्रभाव बढ़ता जा रहा। और आज मैंने भी अखबार में पढ़ा है निशिकांत दुबे जी का, सांसद महोदय का, कि फलना चुनाव जीतने के बाद इतना तारीख तक सरकार बदल जाएगी, बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री होंगे। तो ये चीज को प्रमाणित करता है कि देश के संविधान पे भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे जी को विश्वास नहीं। जनप्रतिनिधि जब चुन कर आते हैं अकॉर्डिंग टू एक्ट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, उसके बावजूद इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना कहीं ना कहीं नहीं। राजेश जी, आप लोगों को अगर जनता की बहुत अधिक फिक्र है तो अंबा प्रसाद जी को आपने मना क्यों नहीं कर दिया कि होली के दिन सरकार ने गाइडलाइन जारी की, आप मत जाइए, मटकी मत फोड़िए, लोगों के बीच आप भीड़ आप मत जुटाइए? सर, आपको एक जगह पे दिखाई जरूर पड़ गया होगा, मगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हजारों जगह पर ऐसा बाजा लगा करके और होली सर नियम अगर मैं बनाऊंगा, अगर मैं तोड़ूंगा तो सर हम आगे तो लोग तोड़ेंगे ना सर। पहले सर आपको पालन करना चाहिए, फिर तो सर आप सवाल खड़े कर सकते हैं ना राजेश जी। निश्चित तौर पे जिस बात को मैं अभी बता रहा हूँ कि निशिकांत दुबे जी का स्टेटमेंट ये आया था, तो ये बताइए कि भारतीय संविधान पे विश्वास जो नहीं रखता उनके लिए ना ऐसा भाषा या सोच का परिचय दिया जाता है। आप बात को दूसरी ओर ले जा रहे हैं। नहीं, आप भी बात को दूसरी ओर ले गए तो सवाल आप पर पड़ा ये उल्टा, क्योंकि आपने जनहित की बात की थी निशिकांत दुबे से जोड़ के। आप निश्चित तौर पर अंबा प्रसाद की बात आप कर रहे हैं। अंबा प्रसाद माननीय विधायक उधर से जा रहे थे, स्थानीय लोग होली मना रहे थे, वहां पर उनका रुकना वाजिब था क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि। मैं ये बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी हजारों जगह पे इस प्रकार की व्यवस्था कर रखा था, जो कहीं पर चैनलों पे नहीं आया या ना ही प्रिंट मीडिया पे। तो सर राजेश जी, तो कार्रवाई करवाइए सभी पर, अंबा प्रसाद पर भी कार्रवाई करवाइए, उन बीजेपी वालों पर भी कार्रवाई करवाइए जिन लोगों ने नियमों को तोड़ा है। सर नहीं, निश्चित तौर पे नहीं। आप दूसरी बात कर रहे हैं। आप एक तरफ होली की 144 की धारा को उल्लंघन की बात कर रहे हैं, एक तरफ मैं बोल रहा हूं कि निशिकांत दुबे ने बोला कि मधुपुर चुनाव के बाद चुनाव जीतेंगे और सरकार बदल जाएगी। तो क्या भारतीय संविधान या जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं जनमानस के खिलाफ ये बात है या नहीं? ये झारखंड की जनता पूछना चाहती है हमारे निशिकांत दुबे जी से। तो मुझे ये लगता है कि बार बार भाजपा अपने धन बल और जो सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग करके जिस प्रकार इस पूरे देश में एक माहौल बनाया है भय का,
इससे देश का भला नहीं हो सकता है। भारत बहुत ही खूबसूरत संविधान से सजा हुआ देश है, विभिन्न भाषा भाषी के चलिए लोग। राजेश जी, अब मौजूदा परिस्थितियों को देखकर यही लगता है कि मधुपुर उपचुनाव साख का सवाल अब बन गया है दोनों पार्टियों के लिए। कौन जीतेगा कौन हारेगा वक्त बताएगा सर, फिर भी हम आपसे बातचीत आगे करेंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए राजेश जी VIP न्यूज में। अभिनव आपका भी शुक्रिया जिन्होंने पूरी जानकारी दी खबर से जुड़ी। सोशल मीडिया पर भी सियासी संग्राम लगातार जारी, एक तरफ मधुपुर उपचुनाव और एक तरफ ट्विटर पर लगातार ये जंग। तो अब आप देखिए लापरवाही का कारण किस तरह से बिहार में एक बार फिर से सरकारी कर्मियों की लापरवाही से एक शख्स की जान चली गई। मामला बगहा का है जहां एक शख्स की मौत हो गई बिजली विभाग की लापरवाही के चलते। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ और घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने तकरीबन 4 घंटे तक शव को वहीं घर पर ही रखकर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। देर रात की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन अगर खुले में बिजली का तार होगा, वो भी हाई टेंशन तार, जिसकी चपेट में कोई भी आ सकता है, तो ये बड़ी लापरवाही है ये बिजली विभाग की, जहां पर एक शख्स की जान चली गई जमकर प्रदर्शन। पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे, समझाने बुझाने की तमाम कोशिश की गई, लेकिन आश्वासन क्या मिला होगा यह अभी निकलकर सामने नहीं आया। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ इस वक्त। अभिषेक पांडे फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अभिषेक, फिलहाल ताजा अपडेट क्या कुछ है? जिस तरह से परिजनों ने कोहराम मचाया था, क्या समझा बुझाकर उस पूरे मामले को शांत कराया गया और क्या एक्शन लिया गया बिजली विभाग पर? अभिषेक जी देखिए सागर जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला बगहा के धाना थाना क्षेत्र के कठार पंचायत के वार्ड नंबर 12 की है, जहां पे एक 32 वर्षीय युवक की 11,000 करंट के संपर्क में आने से उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ तक कि वहाँ पे कोई बिजली विभाग के छोटे से बड़े पदाधिकारी कोई भी वहाँ पे सुध लेने नहीं आता है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश भी है। वहीं धाना थाना प्रभारी मुन्ना कुमार के द्वारा स्वयं जाया जाता है उसकी, और ग्रामीणों को समझा बुझाकर 100 को पोस्टमार्टम के लिए बगहा भेज दिया जाता है। जी सागर जी, चलिए शुक्रिया अभिषेक पूरी जानकारी के लिए। तो सरकार की लापरवाही के चलते, बिजली विभाग की लापरवाही के चलते शख्स की जान चली गई और आगे आने वाले समय में इस घटना के बाद सबक तो अब लेना होगा। तो ये ऐसा पहला मामला नहीं है जहां पर बिजली विभाग की लापरवाही के चलते किसी की जान चली गई हो। कई बार देखा जाता है कि तार खुले में पड़े रहते हैं, बिजली के खंभे पड़े रहते हैं जमीन पर गिर के, लेकिन वहां पर कई दिनों के बाद बिजली विभाग की टीम पहुंचती है उसे सही करने के लिए। जब लोगों की जानें चली जाती हैं तो यहां पर एक्शन लेना चाहिए बिजली विभाग पर भी और कार्रवाई होनी चाहिए और उस पीड़ित परिवार को भी मुआवजा मिलना चाहिए। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।